बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, सेहत के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्वेज़ होते रहते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जब इंसानी अमवात की वजूहात का जायज़ा लिया गया तो ये बात सामने आई कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी वो बीमारियाँ जिनका ताल्लुक आपके दिल से या खून की शरियानों से है, वो इंसानी मौत की सबसे बड़ी वजह हैं। और दुनिया भर में हर साल तकरीबन HIV से 1 मिलियन, सांस की बीमारियों से 3.7 मिलियन, कैंसर से 10 मिलियन, जबकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से सालाना 18.6 मिलियन लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और यही वजह है कि WHO की कोशिश होती है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और इस साल 29 सितंबर को पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि ये दिन क्यों मनाए जाते हैं, इनकी क्या अहमियत होती है। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 40 साल से ज़ायद तिब के शोबे से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, जिस तरह की मैंने बात की कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत होती है और ये दिन मनाने से कोई फ़र्क पड़ता है लोगों में? जी, आई थिंक ये बेसिकली जो दिन मनाया जाता है कि क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात की जो वजह है वो दिल की बीमारियां हैं, और वो दिल की बीमारियों का 80% जो अमवात है और उसका इंसिडेंस है वो हमारे खत्ते में है। सही है। और उसको, लेकिन ये जो बीमारियां हैं इनमें से 80% से आप बचा जा सकता है। और कैसे बचा जा सकता है? कि परहेज़ करके, प्रिवेंशन। और ये जो दिन मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका मकसद ये होता है कि लोगों में आगे ही पैदा की जाए और दूसरा उन्हें एजुकेट किया जाए कि इसके असबाब क्या हैं, और इस असबाब को अगर आप ट्रीट करेंगे या उनको मैनेज करेंगे तो दिल की बीमारी का इंसिडेंस कम हो जाएगा। और अगर आपको बीमारी होनी भी है तो वो 10 से 15 साल जो है वो लेट हो जाएगी, और आप इससे काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपकी जनरेशन उसको स्किप कर जाए और आपको ये बीमारी हो ही ना। अब ये आज के प्रोग्राम के साथ साथ से हम चाहेंगे कि एक तो पहले हम बताएं कि जी इसके असबाब क्या हैं और असबाब हैं, और फिर स्पेशली जो इसकी अलामात है पूरी पब्लिक को, नाजरीन को पता होनी चाहिए कि किस वक्त उन्हें ये शक पड़े कि उन्हें दिल की तकलीफ़ या आर्जा हो रहा है और उन्होंने उस वक्त डॉक्टर के पास जाना है। और उनके घर में अगर उनमें वो मौजूद हैं वो असबाब जिसकी वजह से दिल की बीमारी हो सकती है, तो उन असबाब का इलाज करना है, ताकि वो जब कंट्रोल हो जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें दिल की बीमारी ना हो। अगर हो भी तो उसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो और काफ़ी लेट आए, अभी ना आए, आज से 10 साल 15 साल के बाद आए। तो वो असबाब का जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बीमारी जो है वो मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा होती है, मेल में जो बहुत ज़्यादा होती है, वो हम नहीं चेंज कर सकते। एक आपकी फैमिली में होती है, फैमिली डिजीज़ है, वरासती है, जेनेटिक है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। एक हमारे खत्ते में है, उसमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा, खत्ते को भी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ सकता है वो है कि आप सिगरेट नोशी ना करें। नंबर 1 रिस्क फैक्टर पे है कि जितने लोग सिगरेट पीते हैं उनमें दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, जिनको ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, 140/90 से ऊपर है, उनको ये दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको शुगर है उनमें 30% चांसेस है कि उनको शुगर की बीमारी होगी, ना हार्ट की बीमारी होगी। और फिर जिनमें मोटापा है उनमें दिल की बीमारी होगी। और जो लोग पैदल नहीं चलते या वर्जिश नहीं करते, किसी किस्म की वर्जिश नहीं करते, उनमें ये दिल की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस लेते हैं, यानी कि वजह होती कोई नहीं है और खामखा वो परेशान हो जाते हैं और हर चीज़ की वजह से परेशान होते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। और नींद का बड़ा अमल दखल है कि आपकी नींद जो है 6 से 8 घंटे पूरी होनी चाहिए। अगर इससे कम नींद है और एक नींद का स्ट्रेस है, इंसोम्निया या जगराता जिसे हम कहते हैं वो है, तो फिर आपको दिल की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। अब ये तो इसके असबाब होगा, और ये सारी के सारे प्रिवेंटेबल है। यानी अगर आप शुगर है तो शुगर कंट्रोल कर सकते हैं दवाई से और परहेज से, और ब्लड प्रेशर है तो दवाई से और परहेज से, नमक कम खाएं और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिगरेट नोशी आपके कंट्रोल में है, उसे आप बंद कर सकते हैं। मोटापा उसे कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, कम खा के, चिकनाई और शुगरी चीज़ें कम खाएं।
अपनी जो एक्सरसाइज है रोज़ाना आधा घंटा घंटा वो पूरी कर सकते हैं, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी कर सकते हैं, और स्ट्रेस, गैर ज़रूरी जो स्ट्रेस है उससे आप जान छुड़ा सकते हैं, बशर्ते कि आप ज़हनी तौर पे अपने आप को मसरूफ़ रखें और जिस्मानी तौर पे मसरूफ़ रखें और गैर ज़रूरी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। और हमेशा ज़िंदगी में मुस्बत सोच रखें, मनफी सोच ना रखें। जब हम मुस्बत सोच रखते हैं, जब शुक्र अदा करते हैं, कनात होती है हमें, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि देखा ये गया है कि वो लोग जिनको जहनी मसाइल होते हैं उनको फिर दिल के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, हम हमेशा से बताते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे तो आपके दिल पर भी इसका असर अच्छा होगा। सर, नींद की आपने बात की, आजकल बेख्वाबी बहुत सारे लोगों का मसला है, फिर कुछ लोग जो है इसके लिए मेडिसिन भी लेना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हमारे बच्चों को भी आजकल पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है, डॉक्टर्स को अपने काम का इतना स्ट्रेस होता है कि चाहते हुए भी नींद नहीं आती। तो आपने कहा कि बाकी ये सारे प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं, लेकिन हम अपनी नींद पे किस तरह से वर्क करें कि एक सुकून की नींद हम रात को सो जाया करें? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ आजकल आई थिंक जो सबसे पहले तो ये गैजेट्स हमारी जो आई हैं, जितनी डिवाइसेस हैं, टेलीफोन्स हैं, व्हाट्सएप है, इसका बहुत, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो हमारी नींद ख़राब कर देता है। टीवी हमारी नींद ख़राब कर देता है। देखिए, आपको इस शाम को खाने के बाद इशा की नमाज के बाद एक वो आपका नॉर्मल टाइम है जो कि नींद का आता है। आप नींद से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि ये टीवी प्रोग्राम देखना है, ये देखना है, ये देखना है, रिलैक्स करना है। वो रिलैक्स तो आप करते हैं जब सोते हैं, और वो आपका जो टाइम, वो जब टाइम गुजर जाता है, आपकी नींद ख़त्म हो जाती है, फिर आपको नींद आती नहीं है। फिर आप ढेर कोशिश करते हो, नहीं आती, और स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बेस्ट ये होता है कि एक तो आप सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। कोशिश ये करें कि शाम की एक वॉक रखें। वो वॉक जो होती है उसमें से आपको जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो फिर उसके बाद आप रिलैक्स भी होते हैं और नींद भी आती है। और वो हार्मोन्स बड़े ज़रूरी हैं आपकी नींद के लिए, वो ज़रूरी रखें। और कोशिश ये करें कि अगर आपको दूध जो कि पीना चाहिए और स्किम मिल्क पीना चाहिए, उसका 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म वो रात को खाने के बाद सोने से पहले पी लें, तो उससे भी ना सिर्फ आपका पेट ठीक रहता है बल्कि नींद भी आपको सही नींद भी बड़ी अच्छी आती है। यहाँ हाँ, पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जाके। जी, सवाल पूछें। तो वो हमारे एक बुजुर्ग है, उन्होंने जो है ना दिल के बाल डलवाए हैं उन्होंने, और उस पे जो है ना सोजन बहुत रहती है ये सब के ऊपर पूरे। अच्छा, पूरे जिस्म में उनको सोजन है? जी जी, सोजन है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने बाल लगवाए हैं? नहीं, बाल डलवाया, कब डलवाया? अच्छा, बाल डलवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब को दिखाया है, उनके कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह जो है वो चेक किया है, कितना है? टेस्ट वगैरह सारे करवाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, ठीक है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन कब हुआ था? जी, ऑपरेशन कब हुआ था उनका? ऑपरेशन तकरीबन आज से 5 साल पहले हुआ था। ठीक है। दवाइयाँ कौन सी? दवाइयाँ कौन कौन सी ले रहे हैं? दवाइयों का तो खैर मैम इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना नहीं मालूम है इसके बारे में। ठीक है। और ये बताइएगा, सांस भी फूलता है उनका या नींद में वो जाग जाते हैं? जी, अक्सर नींद भी कम आती है और जो है ना उनको सोजन बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अब कॉल इनकी ड्रॉप हो गई है, लेकिन इनका सवाल आपको समझ में जी आ जी, गया ये होगा। आज वो 5 साल पहले इन्होंने ऑपरेशन करवाया और कहते हैं सोजन है। दवाइयों को इन्हें पता नहीं था, नॉर्मली पता होता है जी कि क्या कोई डाययूरेटिक ले रहे हैं, पेशाब और कोई गोली ले रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा वैल डलवाते हैं, हार्ट बड़ा हुआ होता है, हार्ट फेल हो जाता है और उसमें से आपके जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाता है, फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें फिर वो पेशाब और गोली जो है लाइजोराइड या स्पायरोमाइड वो दी जाती है। इनको चाहिए कि फ़ौरन, क्योंकि हम ना इनके पास दवाइयों की लिस्ट थी ना ये हमें बता सकते थे, इन्हें चाहिए कि इनके नज़दीक जो भी दिल के डॉक्टर साहब हैं उनके पास चले जाएँ, या वो डॉक्टर साहब जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था उनके पास चले जाएँ। उनको एक दफ़ा दिखा के तो फिर इन्हें दवाई लिखवानी चाहिए। हमें नहीं पता कि उनकी क्या क्लिनिकल कंडीशन है, जो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब जब मुआयना करेंगे तो मुआयना करके चेक करने के बाद ही फिर इन्हें कोई सही दवाई लिख सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर बैक लीकेज हो रही है तो उस वजह से दिल पर असर पड़ रहा है, और यही वजह है कि जिस्म में पानी जमा हो रहा है और सोजन हो रही है। तो अगर जिस्म में से पानी निकल जाएगा ये दवाइयों के थ्रू तो इनकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और इन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से शायद इन्होंने चेकअप नहीं करवाया। तो हमारा मैसेज हमेशा से यही रहता है कि नाजरीन, अगर आपको दिल का कोई मसला है और आपको कोई भी अलामत आ रही है, जिस तरह के सोजन है, सांस फूल रहा है, या नींद आपकी
जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपको दिल में या बाजू में, जॉ में, पीछे शोल्डर्स में अगर आपको दर्द आ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई उस्ताम, मेरा नाम रज़ा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी रज़ा, सवाल पूछिएगा। मुझे ना नींद का इशू है, तो नींद की मैं गोली खाता था लेक्सोटन 3 mg की। जी जी। वो तकरीबन डॉक्टर कामरान चीमा ने लिख के दी हुई है, प्रोफेसर है लाहौर के, उन्होंने लिख के दी कुछ 4 महीने पहले। इन केस ऑफ डिप्रेशन आपने वो खानी है। अब वो मेरी आदत बन गई है, वो नहीं छूट रही। दूसरा, मेरी बेगम का जो ब्लड प्रेशर वो नीचे वाला जो होता है ना, वो हमेशा 60 रहता है। ठीक है। तो ये दो मेरे इशू हैं कि एक तो मुझे वो नींद वाली गोली से मुझे जान नहीं छूट रही। दूसरा ये है कि मेरा जो बेगम का ब्लड प्रेशर वो 60 नीचे रहता है, 60 या 60। अच्छा, ऊपर वाला कितना होता है उनका बीपी? ऊपर वाला 100 होता है। अच्छा ठीक है। और आपकी जो वाइफ हैं, क्या वो डाइट वगैरह सही ले रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा। ठीक है। और क्या पतली दुबली सी हैं? नहीं, अच्छा, नॉर्मल है। ठीक है। और ये उनका बीपी जो लो रह रहा है, ये कितने अरसे से रह रहा है और पहले कभी चेक करवाया? हाँ पहले चेक कराया, लेकिन इनका स्टेबल 60 रहता है। ठीक है, ठीक है। चले आपके सवाल का जवाब नींद का भी बता दीजिएगा। ठीक है, जरूर बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी 100/60 है, नॉर्मल है ये वाला। देखिए ख्वातीन में वैसे भी 90, 60, 90, 50 ऐसे रहता है, तो उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और ख्वातीन में हमेशा लोअर साइड पे रहता है उसमें, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ जिनका इस लोअर वाली लिमिट पे रहता है वो खुशकिस्मत होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो लकी होते हैं, और उन्हें आगे प्रॉब्लम होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। बस वेट का ध्यान रखना और अपनी एक्सरसाइज जो है वो ठीक रखनी है। इनकी बाकी जो उनका जो पहला सवाल था अपने मतलब को नींद का था, तो नींद जब आपको नहीं आती तो देखें, कोशिश ये करें कि जैसे ये लेक्सोटन ले रहे हैं 3 मिलीग्राम की गोली, तो उसको जब इनकी नींद ठीक हो जाए और समझे कभी रिलैक्स कर गए हैं तो फिर इसको आधी गोली कर दें, और आधी गोली के साथ 2 हफ्ते जो है चलाएं, देखें कि कैसी नींद वाला साइकिल, स्लीप साइकिल। नॉर्मली कुदरती साइकिल ये होता है कि आप दिन के वक्त जागते हैं, रात को सोते हैं, और वो रेस्ट हमें दिमाग को और बॉडी को चाहिए होती है, जो आप रेस्ट करते हैं। वो जब साइकिल आपका इस्टेब्लिश हो जाए, वापस उस पर आ जाएं, तो फिर आधी गोली 2 हफ्ते करने के बाद फिर अल्टरनेट डेज पे करके उसे बेशक बंद कर दें, देखें उससे नींद। और दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और खाने से 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है, और जब नींद आए तो फिर सो जाना है, फिर लड़ना नहीं है नींद के साथ। क्योंकि मैंने टीवी भी देखना, मैंने ये टेलीफोन भी देखना, ये कॉल भी मैंने जवाब देनी है, ये भी करना, ये ना करें। जब एक दफ़ा आपकी नींद का साइकिल सेट हो जाए और आपकी एक सही स्ट्रीमलाइन जो हो जाए चीज़ें, उसके बाद बेशक आप जो है थोड़ी बहुत जो बीच में गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन नींद का खास ध्यान रखें, क्योंकि बेख्वाबी जो है ना इट्सेल्फ ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, इसमें आपकी बहुत सी, आपको शुगर होने के चांसेस, मोटापा होने के चांसेस, दिल की बीमारी, फालज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नींद का होना जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, और आप अच्छा तरीका बताया कि किस तरह से इन्होंने टेपर ऑफ करना है अपनी दवाई को, और आपने बताया कि किस तरह से बेख्वाबी का इलाज पॉसिबल है। आप गर्म दूध पी सकते हैं, वार्म शावर ले सकते हैं, फिर खाना आपने जो है वो इतना खाइए कि बहुत आपको डिस्टर्ब ना कराओ, ताकि आपकी नींद में आँख ना खुले। और ये सारी चीज़ें कि अगर आपको आदत हो पढ़ने की, रीडिंग की, तो रात को लेट के लाइट जला के आप किताब पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। पढ़ते पढ़ते फिर आपको नींद आ जाती है, और वो फिर आपकी नींद जो है वो ठीक हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अशरफ बात कर रहा हूँ रीनापुर से। जी सवाल पूछें। जी मैंने डॉक्टर साहब को पहले तो मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि इनकी हर हफ्ते जो बड़ी मुफीद गुफ्तगू होती है वो हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, मैंने 3 साल पहले अपनी एंजियोप्लास्टी करवाई है, और 2 स्टेंट मुझे डाले गए हैं PIC लाहौर से। मैं बाकायदा अपना रेगुलर चेकअप भी करवाता रहता हूँ। लास्ट टाइम 6 हफ्ते पहले मैंने डॉक्टर साहब के पास में गया हूँ अपना चेकअप करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका जो है ना ये न्यूक्लियर स्कैन करवाते हैं। तो न्यूक्लियर स्कैन मैंने 6 हफ्ते पहले करवाया, तो उसमें मेरी एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक जो है उन्होंने एक लिखा है अपना लफ्ज इसमें ये अपना टाइटनेस का। अच्छा, क्या रिपोर्ट पढ़ देंगे? रिपोर्ट जरा पढ़कर हमें सुना दीजिए। रिपोर्ट इस वक्त तो मेरे पास नहीं, मेरी फाइल में लगी है। उसमें सिर्फ उन्होंने एक वो थिकनेस का लफ्ज लिखा, पार्शियल थिकनेस। अच्छा, तो मेडिसिन जो मैं ले रहा हूँ रेगुलर, एक तो मेरी एस्कार्ड है सुबह 75 मिलीग्राम की, और एक है रोल अप इजी 10/20। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने
हालांकि मुझे चेस्ट में कभी कभार हल्की फुल्की पेन महसूस होती है और सांस भी नहीं चढ़ता मुझे। एक्सरसाइज भी मेरी, मैं को 5-6 किलोमीटर वॉक करता हूँ डेली मॉर्निंग टाइम में। तो मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। ठीक है। अब उन्होंने एक नेस्वेक है अपना टेबलेट 5 मिलीग्राम की, तो उन्होंने मुझे उसका आधा हिस्सा रात को शामिल करने को कहा है। ठीक है। तो इस हवाले से मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि इसमें ये क्या मुझे मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, इन्होंने स्कैन करवाया है जिसमें पार्शियल थिकनेस आई है, रिपोर्ट इनके सामने नहीं थी तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? उसमें आई थिंक अगर इन्हें देखें, पहले तो ये 2 सिर्फ मेडिसिन ले रहे थे, कैसकॉर्ड ले रहे हैं और एक जो है कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई ले रहे हैं, बाकी कोई दवाई नहीं ले रहे थे। मैं नॉर्मली मेरी जो है वो 3 मेडिसिन होती हैं, या तो कोई बीटा ब्लॉकर होता है या फिर कोई ना कोई कैल्शियम एंटागनिस्ट होता है, मैं देता हूँ। लेकिन इनका सबसे जो बड़ा अभी मसला ये है कि अभी इन्हें चलने पर सीने में दर्द होना शुरू हो गया, और वो एक अलामत होती है जिसमें लगता है कि आइदर या तो उन स्टेंट में कोई तंगी आनी शुरू हो गई है या फिर नई जगह है कोई नई बीमारी आ गई है। अच्छा। तो इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब इनकी आई थिंक वो जो दवाइयाँ एडजस्ट करके, जिसमें नाइट्रेट्स भी हैं, जिसमें नॉर्मली सस्टैक है या नाइट्रोमेंट है या एस्मो है, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं। साथ कोई ना कोई बीटा ब्लॉकर जो है स्मॉल डोज में दे सकते हो और इनके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। वो जो इनकी थैलियम स्कैन की जो रिपोर्ट आई है उसमें शायद कुछ स्कीमिया वगैरह आया, लेकिन ये देखें कि अगर इन दवाइयों से यानी नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर से डॉक्टर साहब इनकी 2 दवाइयों में शामिल करते हैं और इनके सिम्टम ठीक हो जाते हैं, उन्हें चलने से कोई सीने में दर्द नहीं होता, तो फिर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद अगर ये दवाइयाँ खाएं और उन्हें चलने से सीने में दर्द हो, तो फिर सोचें कि शायद हमें दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़े, देखना पड़े कि जी कि क्या कई स्टेंटों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई या कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई। और कई दफ़ा होता है कि जो 2 नालियों में हमने स्टेंट डाले होते हैं जिनमें ब्लॉकेज थी, जो तीसरी नाली है या कोई ब्रांच है जिसमें बीमारी थी और हमने समझा कि ये थोड़ी बीमारी, इसको नहीं छेड़ने की ज़रूरत, तो वो बीमारी बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो देखनी ज़रूरी होती है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि अगर मेन नालियों में आपकी जो है इतनी रुकावट नहीं है, स्टेंट डल गए हैं, खुल गए हैं और मेडिसिन से आपके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं और आपको रोज़ाना काम काज के सिस्टम में जो रूटीन है आप में उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो हम दवाइयाँ ही कंटिन्यू करते हैं। और डूज एंड डोंट्स पेशेंट को ये होता है कि एक्सट्रीम एक्सर्शन ये नहीं करनी, वजनी चीज़ नहीं उठाना, भाग के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आराम से सीढ़ियाँ चढ़नी है और बहुत ज़्यादा जल्दी में आपने नहीं चलना, तो उससे अगर आपको तकलीफ नहीं होती तो फिर आप नॉर्मल है। लेकिन ये नुस्खा जब इनका आई थिंक डॉक्टर साहब दोबारा लिखेंगे और रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो होपफुली इनके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर इन दवाइयों के बावजूद, वो दवाई बढ़ाने के बावजूद इन्हें तकलीफ हो, तो फिर मुझे इन्हें मशवरा होगा कि फिर बेशक अपनी एक एंजियोग्राफी करवा। जी सर, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी मुश्ताक साहब, सवाल पूछिएगा। सर मैं ना हार्ट पेशेंट हूँ, 3 स्टेंट मैंने डाले हुए हैं। ठीक है। मेरे पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। ठीक है। और कमर में भी। सही। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरे 60+। और कोई शुगर वगैरह है आपको? जी मैं शुगर पेशेंट भी हूँ। कंट्रोल्ड है शुगर आपकी? हाँ, शुगर कंट्रोल रहती है मेरी, तकरीबन 120 से 150 के दरमियान रहती है। ठीक है। और ये आपको दर्द कब से आ रहा है? आपने कहा कि पिंडलियों में दर्द है और कमर में भी है, तो क्या विटामिन डी वगैरह पूरा है आपका? कैल्शियम वगैरह लेते हैं आप? हाँ, कैल्शियम भी लेता हूँ मैं जी। वो वीक तो है वो। ठीक है। और कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल आप? मैं क्लोपिड है, ऑटोरिविस्टा है, डिस्प्रिन है, लीमो है। ठीक है। और अपना क्या नाम उसका, सुस्टिक है। ठीक है। आइसोट्रेट है। ये ले रहे हैं। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी, आपने क्या आपका बेस्कॉर्ड आप ले रहे हैं 2.5 या ज्यादा ले रहे हैं? डिस्प्रिन आधी गोली लेता हूँ। नहीं, एक सस्टैक ले रहे हैं, डिस्प्रिन ले रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल की गोली ले रहे हैं, चौथी गोली कौन सी ले रहे हैं? एक ऑटोरिविस्टा है, क्लोपिड है जी। चौथी गोली भी ले रहा हूँ आइसोट्रेट। ठीक है। अच्छा, ये आइसोट्रेट और सस्टैक एक ही चीज है? ऑटोरिविस्टा, डिस्प्रिन। ठीक है। ये अभी ज्यादातर ठीक है। आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब। उसमें देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम दवाइयाँ देते हैं या कई दफ़ा स्टैटिन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ,
तो उन लोगों में पिंडलियों में दर्द होता है। और जिनको शुगर होती है उनमें हमें ये डर होता है कि उनकी टांगों की नालियां भी ना बंद हो, जिसे हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, कि वो चलें तो उनकी टांगों में दर्द हो, रेस्ट करें तो वो ठीक हो जाए। तो ये जब टांग की नाली बंद होती है तो आपको आपकी पूरी टांग में या पिंडलियों में दर्द होता है, जो ही आप रुकते हैं तो आपका दर्द ठीक हो जाता है। तो फिर कई दफ़ा उसका डॉपलर एक टेस्ट करवाना, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, वो उससे पता चल जाता है कि कोई नालियों में ब्लॉकेज है कि नहीं है। और वहाँ पे अगर कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो तो फिर उसकी भी टांगों की एंजियोग्राफी। लेकिन हो सकता है कि इनको जो दर्द होता हो वो सिंपल बीटा ब्लॉकर से या ये शुगर की वजह से या स्टैटिन की वजह से हो। वो डॉक्टर साहब जो इनके हैं वो मुआयना करके इनको ज़रा बता सकते हैं जी कि पिंडलियों में दर्द किस वजह से। नॉर्मली इन्हें कोई ना कोई जो है विटामिन ज़रूर खाना चाहिए ना। जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं इनको न्यूरोपैथी भी शुरू हो जाती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते और जब उन्हें चलना पड़ता है तो उनकी पिंडलियों में दर्द होता है। तो वो वाली जो स्टेमिना नहीं होता और फिर सडनली आपकी टांगें थक जाती हैं और चल नहीं सकती, तो उसकी वजह वेट होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर वो जो स्मोकर्स हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब आपको ये मसले हों तो सबसे पहले तो सिगरेट छोड़ें और फिर जो मसले हैं, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाइयाँ लें और उसे कंट्रोल करके रखें, तो ये बहुत सारे आपकी ये जो दर्दें हैं वो काफ़ी कम हो जाती ठीक हो जाएंगी। कॉलर को लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? खुरम शहजाद बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब मसला ये मुझे तकरीबन 3-4 में हो गए हैं। अच्छा। घबराहट होती है बहुत ज्यादा ना, दिल पे इस तरह बोझ बन जाता है। ठीक है। जी जी हाँ, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना घबराहट हो जाती है। उम्र क्या है आपकी? जी मेरी 35। और ये बताइएगा कोई परेशानी, स्ट्रेस और वजन कितना है आपका? वजन मेरा 90 है। अच्छा, ठीक है। जी जी। और शुगर वगैरह है कोई आपको? नहीं, शुगर वगैरह नहीं है मैम। ठीक है। ये घबराहट जो है ये क्या एपिसोड्स में आती है, कभी आती है कभी जाती है, या हर वक्त रहती है आपको घबराहट? और जब आप चलते हैं तो क्या सांस फूलता है आपका? ये एक्सरसाइज पे होता है। सांस फूलता है। जी जी सर। जी जी हाँ मैम। जी जी। ये चीज, ये आपको घबराहट कोई चलने पे होती है या बैठे बैठाए होती है? ये बात अगर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ ना। ठीक है। तो ये बताइएगा उसके दौरान भी होती है? हाँ, उस दौरान भी होती है तकरीबन ज्यादा। और आपके खानदान में वालिदैन, बहन भाई, ददयाल ननियाल में आपकी उम्र में किसी को कोई दिल का मसला हुआ है? मैम अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। जी। टेस्ट वगैरह हुए हैं कोई आपके, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के? जी नहीं मैम, अभी तो नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं मैंने करवाया। ये तकरीबन 3-4 माह हो गए इस तरह जो इशू आ रहा है। ठीक है। और कोई दर्द वगैरह भी आता है कहीं पर आपको? ये लेफ्ट साइड पे ना सीने में कभी कभार हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, आई थिंक इनके बेसिकली उन्होंने बताया कि नहीं, क्रिकेट खेलने पे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है और चलने पे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम और आजकल देखिए जैसे हम पहले कह रहे थे कि ये बीमारी आमतौर 50-60 साल की उम्र में आती थी, अभी तो यंग में भी आ रही है, 20-30 साल में भी आ रही है। तो उसमें हमेशा आई थिंक एहतियात ही करनी चाहिए, उन्हें अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें ब्लड के टेस्ट हैं, सीपी है, शुगर का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, वो हो जाए, ईसीजी हो जाए और एको वगैरह हो जाए। और एक जो ज़रूरी टेस्ट है इनके लिए, जो उनके घर के नज़दीक कोई अस्पताल है जहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट ETT जो है उनकी हो जानी चाहिए। अगर ये टेस्ट इनके नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर इन्हें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। दफ़ा जो है वो घबराहट वगैरह, कई दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ होती है, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी का फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये घबराहट महसूस होती है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि ये सारे टेस्ट करके हम एक्चुअली बीमारी को रूल आउट करें कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इन्हें घबराहट जो है वो दे। सर वजन भी इनका 90 kg है, तो वजन भी इनको चाहिए थोड़ा सा ये रिड्यूस कर ले। मैंने 90 kg तो बहुत ज़्यादा वजन है और उसमें से आई थिंक इन्हें कोशिश ये करें कि कम से कम आहिस्ता करके 10 kg तो ये ज़रूर कम करें। और अगर ये क्रिकेट खेलते हैं तो कोशिश ये कि रोज़ाना की 1 घंटे की इनकी वॉक हो जानी चाहिए और मीठी चीज़ें उस पर जो है वो उसका इंटेक कम होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी इससे अवॉइड करें और ज़्यादातर सलाद वगैरह पे जोर हो, गोश्त का इस्तेमाल कम हो, पराठे कम हो, बस सूखी रोटी खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो। होपफुली आई थिंक उस एक्सरसाइज हो सकता है इनकी घबराहट चली जाए। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा कि आजकल ये जो बीमारी है ये यंग लोगों में भी आ रही है और 30s में 20s में भी हमने देखा है कि हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर है और हम यही कहते हैं कि आप अपने
वेट पर कंसंट्रेट करें, थोड़ी सी वॉक करें। अच्छा सर, हम वॉक की बात करते हैं लेकिन डेली लाइफ में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 9 to 5 आपकी ऑफिस जॉब होती है, फिर आप जब घर जाते हैं तो हमारा एक कल्चर है कि हम लोग खा पी के टीवी के सामने लेट जाते हैं। फिर जिस तरह कि आपने कहा कि रात को भी हम लोग गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरे साथ होता है कि जब मैं सोचती हूँ वॉक का तो मुझे अचानक से थकन होना शुरू हो जाती है और बॉडी यही चाहती है कि जी रिलैक्स करें। तो फिर किस तरह से एक आदत बनाई जाए कि रोज़ अपने लिए टाइम निकाला जाए? देखिए, ये आपकी बात ठीक है कि आपकी मसरूफियत ऐसी होती है, वो टाइमिंग होते हैं आपके काम के कि जिसमें से आपके लिए टाइम नहीं निकलता। फिर आपने काम के दौरान निकालना है कि आप कोशिश करें कि आप काम के दौरान आपको चलना पड़े, और कहीं आप जा रहे हैं और कहीं काम के सिलसिले में गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी एक जगह पे रोके जहाँ पे कोशिश करें कि आपको 15 मिनट जाएं, 15 मिनट वापस आएँ गाड़ी तक, ताकि वो आपकी आदत बने। और दिन में से आपका किसी वक्त भी जो भी बीच में से टाइम, देखिए ये आदत बनाने की बात, एक रूटीन बनाने की बात है। वॉक वाला जो सिलसिला होता है बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपको एक पार्टनर मिल जाए। पार्टनर मीन्स कि अगर आपका कोलीग है कोई साथ, वो कहे जी चलो हम इकट्ठी वॉक करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कहे जी बीवी को कहें चले जी हम इकट्ठी वॉक करते हैं। और या फिर आप बच्चों में से किसी को कहें चले जी वॉक, या बच्चों में से कोई आपको कहे कि जी इस टाइम पे वॉक पे निकलना है जी, आपने साथ चलना, मैं आपके साथ चलता हूँ। किसी ना किसी एक स्पोर्ट की शुरू में ज़रूरत होती है, और जब आपकी एक आदत बन जाती है तो ये एडिक्शन हो जाती है वॉक की, फिर नशा हो जाता है, फिर आप खुद वॉक करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आदत डालें, बहुत ज़रूरी है। मैं देखिए, अभी मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी बैठ के मरीज को नहीं देखता चेयर पे, मैं खड़े होकर देखता हूँ। अच्छा, वो खड़े होना मेरा भी वो भी एक्टिविटी है, उसमें मेरी कैलोरीज जल रही हैं। मैं अगर वो उस पर बैठ जाऊँ ना तो मेरी भी तोंद निकल आए। बैठे बैठे के चेयर पे मैं इतनी कोशिश ना करूँ जी कि उठ के मरीज के पास जाऊं और मैं चेयर पे बैठे बैठे स्टेथोस्कोप लगाऊं, और फिर मैं इंटेंशनली करता हूं। और मैं अगर हॉस्पिटल में जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सीढ़ियां इस्तेमाल करूं, मैं लिफ्ट इस्तेमाल ना करूं। जहां पे मुझे चलना पड़े वहां पे मैं चले, और जहां पे मुझे चलना पड़े मैं घंटों चलता हूं। फिर ये वाली जो चीज़ है ना, आई थिंक आजकल तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम मोटरसाइकिल गाड़ी को बंद करें और साइकिल चलाना शुरू करें। पेट्रोल तो वैसे ही महंगा हो गया, और ये शायद हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, और बाकी तो उसका स्ट्रेस है ही है महंगाई का। लेकिन अगर आप साइकिल को चलाना शुरू कर देंगे, देखें जहाँ पे बाहर यूरोप में जाएं उनके पास हर तरह के वसाइल हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज जो दूर रखते हैं और हमेशा वॉक करते हैं या अपने साइकिल। मेरा जो कंसल्टेंट था वो हमेशा साइकिल की किट में अस्पताल आता था, साइकिल को करता था, किट चेंज करता था, अपने कपड़े चेंज करता था, वार्ड में आके अपने पेशेंट देखना शुरू कर देता था। यही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखें, पिंडी और इस्लामाबाद में कोई ज़्यादा फासला नहीं है, यहाँ पे आराम से हम साइकिल चला सकते हैं। वो जो चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। लोग एक आदत डालने की बात है, वो आदत डल जाए तो फिर काफ़ी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो सकती हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? लाहौर से अनीस अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि कलान 240 RSR वो दस्तयाब नहीं है, उसके मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसके कोई मुतबादल नाम दे दें। जी, बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि मैं भी ये सवाल लिखकर लाई हुई थी, आपने पूछ लिया। आई एम ग्लैड, इसका जवाब आपको देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, आई थिंक पिछले दिनों में काफ़ी मार्केट में शॉर्टेज थी, तो लेकिन 80 मिलीग्राम मिल रही थी। अच्छा, तो उसमें अगर आपको 240 नहीं मिल रही तो वो नॉर्मली उसका एक आसानी ये है कि एक गोली पूरे दिन में खानी पड़ती है। सुबह आप 240 SR है वो आप ले लें, ठीक है। तो लेकिन 80 मिलीग्राम जब मिल रही है तो वो गोली सुबह दोपहर शाम कर दें। अब हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो आ गई है, वो थी शॉर्टेज अभी, और लेकिन अब हमारे पास वो 240 SR आ गई है, वो ले लें, या फिर 80 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ले लें। और कुछ कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो वेरापा मिल 240 SR देखें, उस नाम से कोई भी कंपनी बना रही है तो वो आप 240 SR वो ले लें। कैलान की जगह, लेकिन कैलान की जो 80 वाली है वो शॉर्ट नहीं हुई थी, 80 मिलीग्राम की, वो सुबह दोपहर शाम ले लें। तो होपफुली मिला अब तक हालात कुछ बेहतर हो गए, सप्लाई ज़रा बेहतर हो गई है, तो कैलान जो अभी अवेलेबल हो गई है। ठीक है सर। तो सर क्या सुबह दोपहर शाम की जगह एक साथ भी ले सकते हैं, जो कि 240 mg लेते हैं तो नहीं, 3 गोलियां? वो स्लो रिलीज है, ठीक है। वो जो 240 वाली है वो ऐसा निकलती है और जज़ब होती है, 80 वाली जल्दी निकलती है और जल्दी जज़ब होती है और जल्दी असर खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको 8 आवर डिफरेंस पे सुबह दोपहर शाम लेना पड़ता है। ठीक है, यही पॉइंट था जो मैं चाह रही थी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है सर, आपने बात की कि स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो एक बिगर चेंज को पॉसिबल बनाते हैं, और आपने कहा
कहा कि थोड़ी सी वॉक की जाए और स्टेयर्स ली जाएं, और इस पर मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि मेरे हॉस्पिटल में मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्टेयर्स लूँ। तो एक दिन मैं जब लिफ्ट में थी तो लिफ्ट ऑपरेटर ने मुझसे पूछा कि मैडम आज खैरियत है, डॉक्टर साहिबा आप लिफ्ट ले रही हैं? तो मैंने उनको कहा कि आपको कैसे पता चला कि आज खैरियत नहीं है, मैं ज़रा जल्दी में जा रही हूँ? तो उन्होंने कहा क्योंकि आप हमेशा स्टेयर्स लेती हैं और आज आपने पहली दफ़ा लिफ्ट इस्तेमाल की है। तो एक तो ये है कि हॉस्पिटल्स में लिफ्ट जो होती है वो मरीज़ों के लिए होती है, उस पर मैंने देखा है कि अक्सर जो उनके अजीज़ व अकारिब होते हैं वो लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टेयर्स इस्तेमाल करें और लिफ्ट को मरीज़ों के लिए छोड़ दें। दूसरा हमने कहा कि आप कोशिश करें गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लें, थोड़े जो है खाना खाइए और ज़्यादा चलिए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। सर थोड़े से मैं चाहती हूँ कि सिम्टम्स आप दोबारा से बता दें कि हार्ट डिज़ीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या अलामात हैं जिनको देखते साथ ही आपने गाड़ी ऑन करनी है और डॉक्टर के पास पहुँच जाना है, या आपने किसी घर वाले को कहना है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है? जी जी, ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब उन्हें इस तरह की तकलीफ़ हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें। अगर सिम्टम ठीक भी हो जाए इसका ये मतलब वो ठीक हो गए हैं, क्योंकि ये दोबारा आ सकते हैं और ऐसे टाइम पे आ सकते हैं जब आपके लिए अस्पताल जाना मुश्किल हो जाएगा, तो फ़ौरन डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। एक तो ये है कि आपको कई दफ़ा सीने पे सामने पूरे सीने पे कई दफ़ा दर्द होता है, ऐसे जैसे बोझ आ गया, सीने पे कोई पत्थर आ गया, या फिर सीने में आपको घुटन महसूस होती है, दबाव जकड़न महसूस होती है, या गर्दन पे ये दबाव आ जाता है, या नीचे वाले जबड़े पे दबाव आ जाता है, और कई दफ़ा बाएं बाजू में दर्द जाता है, अंदर की तरफ दर्द जाता है, और कई दफ़ा दोनों बाजुओं में जाता है। अच्छा। तो ये इधर दर्द हो और फिर वो दर्द कई दफ़ा पीछे फैल जाता है, बैक पे चला जाता है, ऊपर वाले कंधों के दरमियान में चला जाता है, और साथ कई दफ़ा आपको पसीने और घबराहट वगैरह महसूस होती है, या दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, या आपका सांस रुकता है। जब इस तरह की फीलिंग हो तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है जो कि फ़ौरन आपको इसको जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें और बैठ जाए, और रेस्ट करने से कई दफ़ा ये आपके सिम्टम सारे ठीक हो जाते हैं। और अगर उस हालत में अगर आप चलते रहेंगे या काम करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो और आप अगर रेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो ठीक हो। जितना रेस्ट हार्ट को देंगे आप, उतनी जो है वो ये सिम्टम जो है कम होते चले जाएंगे और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि एक हार्ट अटैक ऐसा है जिसका सीने में दर्द नहीं होता, उसका पेट में दर्द। हाँ, मैदे में दर्द। वो मैदे में जब दर्द होता है तो आपको लगता है जी मैदे में दर्द है, साथ मुझे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और बड़ी अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है, ऐसे जैसे मेरी जान जा रही है, वो भी हार्ट अटैक की निशानी है। और सीने में दर्द होता ही नहीं है, और वो कहता है जी मुझे मैदे की तकलीफ है, या डॉक्टर साहब भी कई दफ़ा जो है मिस कर जाते हैं, वो कहते हैं जी मैदे की तकलीफ है, और मरीज़ को कुछ टाइम के बाद हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो भी फ़ौरन जाके आई थिंक डॉक्टर साहब जो स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट हैं या अस्पताल है नज़दीक जो कि कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक है ये कई दफ़ा आपको चंद सेकंड्स और चंद मिनट्स देते हैं, और कई दफ़ा उसी हालत में आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या कोई रिदम आपका ख़राब हो सकता है जिसमें हार्ट बहुत तेज़ हो सकता है या हार्ट बहुत आहिस्ता हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सर यहाँ पर आखिरी कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा सर, सीपीआर जो है क्या वो कोई भी इंसान दे सकता है? क्या सीपीआर के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? अगर हम खुदा न खास्ता देखते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको दिल की तकलीफ़ हुई और अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल? उसमें तो सबसे बेस्ट तो ये है कि हर एक को सीपीआर आना चाहिए, घर वालों को भी आना चाहिए, जो आम जैसे लोग हैं। आई थिंक एक हम प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सीपीआर की एक डेमोस्ट्रेशन दे देंगे। देखें कई दफ़ा जब देखते हैं और देखते हैं कि नब्ज़ काम नहीं कर रही है, अगर आपको नब्ज़ देखने का पता है और आप कान लेके मरीज़ के नाक के पास जाते हैं, देखते हैं कि इसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रहा, सांस रुका हुआ है और बिल्कुल दिल भी रुका हुआ है, सांस भी रुका हुआ है, तो सबसे पहला काम ये करें कि ये जो मुट्ठी है इसका एक मुक्का बनाएं। और मुक्का बना के सीने के जो बाईं तरफ जो चेस्ट है उसके ऊपर जोर से मारे ऐसे, ठीक है, और उसमें से अगर दिल चलना शुरू हो जाए तो ठीक है, वरना ये वाला जो मारना है आपने, ये आपकी जो हार्ट राइट हैंड जो है उसकी ये वाली जो नीचे वाला हिस्सा है इसका मुट्ठी का, वो जोर से इधर रख के ये जो कोनी नीचे रख के जोर जोर से मार रहा है ऐसे, ठीक है सर। उससे कई दफा जो है रिदम ठीक हो जाता है और हार्ट चलना शुरू हो जाता है। या फिर वो डेमोस्ट्रेशन एक प्रॉपर देंगे कि ऐसे जो लेफ्ट हैंड है और उसके राइट हैंड की उंगलियां इसके दरमियान में दबा के ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा पूरे जिस्म का वजन डालना है, 1 2 3 4 5 गिन के 10 दफा करना है, और फिर कई दफा फिर आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। ये कई दफा चीजें करने से बहुत सारे बंदे बच जाते हैं।
और ये वाली एक्सरसाइज आई थिंक मैं तो चाहूँगा कि हम पीटीवी की वसादत से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे करें ताकि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें तो एटलीस्ट पता चल जाए कि एटलीस्ट ये वाली चीज़ तो कर सकते हैं। और कई दफ़ा जो है वो मरीज़ को अगर उसको घबराहट महसूस हो रही है और ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दे तो कई दफ़ा उससे भी रिदम या वीटी या वीएफ जो होता है कई दफ़ा वो भी जो है वो सेटल हो जाता है। लेकिन बेस्ट ये होती है कि आपके पास एंजिसिड घर में मौजूद हो, आपके पास डिस्प्रिन की मौजूद हो गोली, डिस्प्रिन खा के चबा के खा जाएँ और जो एंजिसिड है वो सीने में अगर दर्द हो रहा है ज़ुबान के नीचे गोली रखें और जो नज़दीक अस्पताल है वहाँ पर लेके जाएँ ताकि वो एक्शन वहाँ पर शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी मुफीद गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम प्रोग्राम के एंड पे हमेशा मैसेज देते हैं। हम आज यही कहना चाहेंगे कि अपने दिल का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आपका दिल जो है वो आपके पूरे जिस्म को चला रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सेहतमंद हो तो वॉक कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि बिला वजह का स्ट्रेस ना दें और ना लें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।